नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम टू मेडिकुलम साइंस क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन का। समझेंगे प्लांट किस तरीके से न्यूट्रिशन करता है और इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कौन कौन सा है। क्लियर है बात है? तो न्यूट्रिशन, जैसे ही आप बात करते हो न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे आ जाता है न्यूट्रिशन एक तरीके का प्रोसेस है। तो जरा समझने का काम करते हैं, प्रोसेस क्यों है। उस काम को जो हमेशा चलते रहे उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस। 24 आवर चलते रहे, 7 डेज चलते रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस। 7 डेज मीन्स ऐसा नहीं है 7 डेज के बाद बंद हो जाए, मीन्स कहने का मतलब है कंटिन्यूअसली चलते रहे, उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस है किसका? तो पहला है इनटेकिंग और दूसरा है यूटिलाइजेशन। इनटेकिंग एंड यूटिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। जरा समझने का कोशिश करो, किसका इनटेक और किसका यूटिलाइजेशन करेगा? तो न्यूट्रिएंट का। किसका? न्यूट्रिएंट का। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? फिर से, न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस को बोलेंगे, उस कंपाउंड को बोलेंगे, या फिर उस सब्सटेंस को सिंपल तौर पे बोलो, क्योंकि कंपाउंड और एलिमेंट दोनों हो सकता है। तो उस सब्सटेंस को बोलेंगे जो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करे। ओके, अब देखो, जैसे गाड़ी को चलने के लिए ना ऑयल चाहिए जो उसको एनर्जी देता है, इसी तरीके से हमारे बॉडी या हमारे फंक्शंस को करने के लिए भी क्या चाहिए? फूड चाहिए। और आपने क्लास 7 में 6 में पढ़ रखा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये सब का सब क्या है? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का दूसरा नाम हम बोले तो फूड है, राइट? क्लियर है? तो फूड को इनटेक करना और यूटिलाइज करना क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन कहलाएगा। क्लियर है? ओके। अब देखो, न्यूट्रिशन ना 2 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हो सकता है हेट्रोट्रॉपिक। एक को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक, और दूसरे को क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं समझने के लिए। अब इन दोनों में देखोगे तो एक टर्म कॉमन है, ट्रॉपिक, राइट? ट्रॉपिक का लिटरल मीनिंग होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉपिक का क्या मतलब? न्यूट्रिशन। और ओटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। और हेट्रो मीन्स अदर, यानी कि जो खुद से न्यूट्रिशन करे, समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक। और जो दूसरे से न्यूट्रिशन या कह सकते हैं न्यूट्रिएंट दूसरे बॉडी से ले, तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉपिक। जैसे यहां पे देखोगे तो ऑटोट्रॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा प्लांट, और उसके अंदर भी ग्रीन प्लांट। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ ग्रीन प्लांट। और ग्रीन प्लांट किस प्रोसेस से फूड बनाता है? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आ रहा है? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस भी प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये भी कंटिन्यूअसली चलते रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट क्या करता है? अपना खाना खुद से बनाता है। और ये एक तरीके से प्लांट का न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो प्लांट का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है। यानी कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना चाहें तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ऑन फूड। क्लियर है बात? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट कैन मेक देयर ऑन फूड। तो अभी तक जो टर्म पढ़े हैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ लिया न्यूट्रिशन। ओके, सबसे पहले आपने पढ़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप का? तो ऑटो और हेट्रो। ओके, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ट्रॉपिक टर्म जो होता है वो किसके लिए है भाई? तो ट्रॉपिक टर्म जो है वो किसके लिए है? न्यूट्रिशन का ही दूसरा कह सकते हो, दूसरे फॉर्म में, दूसरे वर्ड में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक नया टर्म आता है। ऑटोट्रॉपिक ने एक नया टर्म को लेके आया और उस टर्म को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस।
अब ये नया टर्म आ गया फोटोसिंथेसिस। सिंपली बोले कि प्लांट अपना फूड किस प्रोसेस के थ्रू बनाता है, तो फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे समझ लेते हैं या समझते हैं। फोटोसिंथेसिस है क्या, प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है, इट्स ओके, बट कैसे बनाता है। तो क्या होता है कि वहां पे CO2 होता है, और CO2 और H2O क्या होता है, आपस में कंबाइंड हो जाता है, दोनों मिल जाता है। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। बात समझ में आ रहा है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में CO2 एंड H2O कंबाइंड हो करके बना लेता है क्या चीज, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस O2। अभी कंप्लीट इक्वेशन नहीं लिखने जा रहे, हम लोग समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 चीजों का जरूरत पड़ा। एक आपने बोला CO2, दूसरा आपने बोला वाटर, तीसरा सनलाइट, चौथा क्लोरोफिल, पांचवा ग्लूकोज बना है। तो अभी 4 चीजों का जरूरत पड़ा है। तो समझते हैं CO2 प्लांट में देखोगे तो CO2 ये कहां से लेता है प्लांट, तो प्लांट के पास लीफ होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर, उससे क्या होता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। कहां से, तो एटमॉस्फेयर से। और लीफ का अंदर एक एस्टोमेटा, इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है एस्टोमेटा। बात समझ में आ रहा है, एस्टोमेटा। अब ये एस्टोमेटा है क्या, इसको समझते हैं। एस्टोमेटा इस तरीके का शेप का सेल आपस में मिलकर के एस्टोमेटा बनाता है। एस्टोमेटा का काम क्या है, CO2 को अंदर ले जाना और O2 को बाहर लाना। बात समझ में आ रहा है, तो एस्टोमेटा यहाँ पे आ गया। लीफ, सीधे तौर पे बोले तो CO2 को कौन एब्जॉर्ब करता है, लीफ। लीफ का कौन सा पार्ट, तो एस्टोमेटा। क्लियर है बात, वेरी गुड। तो ये बात तो समझ में आ गया कि CO2 कैसे प्लांट तक पहुंचता है। अब समझते हैं वाटर कैसे पहुंचता है। तो वाटर पहुंचता है रूट के थ्रू, और रूट में किस तरीके का, तो कभी कभी नाम सुनने मिल जाएगा, जाइलम टिश्यू होता है। टिश्यू पता है ना, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, यस। तो जाइलम टिश्यू होता है, वो हेल्प करता है रूट को वाटर एब्जॉर्ब करने में। क्लियर है बातें, तो ये तो हो गया। उसके बाद आते हैं क्लोरोफिल के पास। कहाँ आते हैं, क्लोरोफिल के पास। देखो प्लांट ग्रीन होता है किसके वजह से, तो प्लांट ग्रीन होता है क्लोरोफिल के वजह से। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, यानी कि कोई भी लिविंग, कोई भी कलर का होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे क्लोरोफिल के वजह से प्लांट ग्रीन होता है, तो आप बोलोगे ब्लड जो रेड होता है वो भी हीमोग्लोबिन के वजह से होता है, ये बात पता है। तो क्लोरोफिल प्लांट को ग्रीन करता है और हमारे ब्लड को रेड कौन करता है, हीमोग्लोबिन। क्लियर है बातें, चलो। उसके बाद ये एक्चुअली क्लोरोफिल एक तरीके का कह सकते हो सब्सटेंस या लिक्विड फॉर्म का सब्सटेंस है। ये जिस कंटेनर में या जहां रहता है, कहाँ रहता है ये, तो ये क्लोरोफिल रहता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जरा समझते हैं ये क्लोरोप्लास्ट क्या है। तो अभी बात हो रहा था किसका, लिविंग का, और लिविंग बना हुआ है किससे, सेल से। तो क्लोरोफिल भी कहाँ होगा, सेल में। और सेल को देखेंगे तो पूरा सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल्स होता है जिसको बोलते हैं प्लास्टिड। अब ये प्लास्टिड ना 3 टाइप का हो सकता है। प्लास्टिड 3 टाइप का, प्लास्टिड ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो सिर्फ प्लांट में मिलेगा। ये 3 टाइप का हो सकता है, एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होगा क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, बात समझ में आ रहा है। क्लोरोप्लास्ट के वजह से कोई भी प्लांट ग्रीन होता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट जैसे फ्लावर का अलग अलग कलर देखोगे, फ्लावर रेड कलर का होता है या अलग अलग येलो डिफरेंट कलर होता है, किसके वजह से, क्रोमोप्लास्ट के वजह से। यानी कि क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर्स को कंटेन करता है, और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, रूट वगैरह को व्हाइट रखता है। यानी कि ये कलरलेस है, ये डिफरेंट कलर लगाता है, और ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन करता है। बातें आ रही है समझ में। तो यहाँ क्लोरोफिल रहता कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में।
क्लोरोप्लास्ट है क्या? तो देखें तो क्लोरोप्लास्ट एक तरीके का कंटेनर होता है जो क्लोरोफिल को रखता है। कंटेनर मीन्स जगह, जहां सेल के अंदर वो जगह जहां पे क्लोरोफिल रहेगा उसको क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। तो काफी टर्म हम लोग सीख लिए। जो टर्म हम लोग समझने का कोशिश किए हैं उस टर्म को जरा यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने पढ़ लिया एस्टोमेटा, उसके बाद आपने जाना थोड़ा सा जाइलम के बारे में, ओके। उसके बाद आपने और क्या समझा? क्लोरोप्लास्ट, या फिर सीधे तौर पे बोले तो क्लोरोफिल। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या समझा? क्लोरोप्लास्ट। अगला क्या समझा? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अगला क्या समझा? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और ये तीनों क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट किसका पार्ट है? प्लास्टिड का पार्ट है। और प्लास्टिड कहाँ रहता है? तो सेल के अंदर रहता है। क्लियर है बातें? और सेल, हर लिविंग बना हुआ है किससे? सेल से। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीटली प्रोसेस को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कंबाइन होके ग्लूकोज बनाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब देखो ये जो C6H12O6 है, ये बहुत सारा बनने के बाद कंबाइंड हो जाता है। बहुत सारा C6H12O6 प्लस C6H12O6, बहुत सारा n नंबर ऑफ, बहुत सारा कंबाइन होके एक कह सकते हो कंपाउंड बनाता है, लार्जर कंपाउंड बनाता है। उस कंपाउंड को बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च। क्लियर है बात? तो ग्लूकोज, जब बहुत सारा ग्लूकोज आपस में मिले प्लांट के अंदर, जब ग्लूकोज बन जाता है तो इसको स्टोर करता है प्लांट किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर है? स्टार्च क्या है? तो बहुत सारा ग्लूकोज जब आपस में मिलता है तब जाकर के एक लार्जर कंपाउंड बनता है, और उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? स्टार्च। क्लियर है? मेज, मकई वगैरह लोगे तो उसके अंदर जो व्हाइट कलर, व्हाइट चीज मिलता है वो है क्या? स्टार्च है। ये वो ग्लूकोज नहीं है जो हम लोग मार्केट में कोस खाते हैं। केमिकली देखें तो दोनों सेम है, बट फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है। तो यहाँ पे स्टार्च है। अब ये स्टार्च से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्लांट किस फॉर्म में अपना फूड को स्टोर करता है? तो किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर है? अब देखो स्टार्च क्या होता है? आयोडीन सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, आयोडीन सॉल्यूशन के प्रेजेंस में स्टार्च ब्लू ब्लैक हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। आप बोलोगे ये बताने का क्यों जरूरत है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बारे में कैसे पता चलेगा? आप CO2 को तो देखोगे नहीं, वाटर जमीन के अंदर से एब्जॉर्ब कर रहा है, सनलाइट ऑटोमेटिकली सब जगह है, और ग्रीन प्लांट तो है ही, ग्रीन क्लोरोफिल। तो हमको पता कैसे चलेगा कि कहीं फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं? स्टार्च के प्रेजेंस से। यदि वहां पे स्टार्च है तो मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो स्टार्च बन रहा है, राइट? अब कैसे टेस्ट करेंगे कि कहीं स्टार्च है या नहीं है? वो तो आके बताएगा नहीं हम स्टार्च है। तो उसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन देंगे। आयोडीन पता है ना, आई जिसका सिंबल है, तो आयोडीन सॉल्यूशन यूज करेंगे। और जब उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, और चूंकि आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे ही स्टार्च पे डालेंगे तो ब्लू ब्लैक में बदल जाएगा। मींस आयोडीन सॉल्यूशन सिर्फ स्टार्च के प्रेजेंस में ही ब्लू ब्लैक में बदलता है। इसलिए आप कह सकते हो कि स्टार्च है। स्टार्च है मतलब ग्लूकोज, कह सकते हो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसी को तो टेस्ट करना है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है या फिर नहीं। तो आयोडीन सॉल्यूशन बात समझ में आ गया। यहाँ पे एक टर्म और यूज होता है जिसको बोलते हैं डी स्टार्चिंग। डी स्टार्चिंग क्या होता है भाई? तो डी को समझ लेते हैं, बस स्टार्च समझ में आ जाएगा। डी मीन्स होता है किसी चीज को निकाल देना, हटा देना। जैसे आप लोग 6th क्लास में पढ़े थे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब? बॉडी से वाटर रिलीज हो जाना। किस फॉर्म में? वॉमिटिंग में हो सकता है, डायरिया के फॉर्म में हो सकता है, अलग अलग। डी मीन्स निकल जाना। बॉडी से जब कोई चीज निकल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? डी। अब वहां पे निकल गया बॉडी के अंदर से वाटर, तो डिहाइड्रेशन। यहाँ पे डी स्टार्चिंग मीन्स स्टार्च को निकाल देना। स्टार्च को कैसे निकालेंगे और ये डी स्टार्चिंग का प्रोसेस करना क्यों जरूरी है?
देखो डी स्टार्चिंग का मतलब होता है कि जब किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं, इस बात को यदि टेस्ट करना है तो हमें डी स्टार्चिंग करना पड़ेगा। कैसे? तो प्लांट को 2-3 दिन अंधेरा में रख दो, मतलब अब सारे प्लांट को नहीं, एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेड प्लांट लाते हैं, यानी कि पॉट के अंदर रखा हुआ जो प्लांट है उसको 3-4 दिन क्या करो, अंधेरे में रख दो। तो अंधेरे में रखोगे तो सनलाइट नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो अभी जो स्टार्च ऑलरेडी लीव्स में या अलग अलग पार्ट्स में जमा है, वो स्टार्च क्या होता है, यूज होने लगता है, और कंप्लीटली स्टार्च अब यूज हो चुका है। बात समझ में आ रहा है? इस कंडीशन में जहां स्टार्च सारा का सारा यूज हो गया, अब यदि फोटोसिंथेसिस होगा तो वो स्टार्च बनेगा, यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च नहीं बनेगा। अदरवाइज यदि जनरल प्लांट ले आते हो तो उसके पास ऑलरेडी फूड स्टोर्ड होगा, तो उस समय आप टेस्ट नहीं कर पाओगे कि ऑलरेडी फूड होगा तो आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे, हमेशा ब्लू ब्लैक होगा। भले ही फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ हो फिर भी वो क्या होगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इसलिए डी स्टार्चिंग करना जरूरी है। कब? जब फोटोसिंथेसिस का आप एक्सपेरिमेंट करते हो तब। तो हम लोगों ने अभी जो 2-4-5 टर्म सीखा उस टर्म को यहाँ पे फिर से लगा देते हैं। स्टार्च, स्टार्च से एक टर्म आया डी स्टार्चिंग। डी स्टार्चिंग क्यों करते हैं भाई? फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक टर्म आ गया आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूशन, बात समझ में आ रहा है? उसके बाद कह सकते हो ये एक स्टार्च से रिलेटेड टर्म था। और ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टार्च है क्या? स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च एक तरीके का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब ये वही कार्बोहाइड्रेट है जो आपने 6 में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी। तो ये एनर्जी देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली देखें केमिकली तो कार्बोहाइड्रेट है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ एक तरीके का कंपाउंड है। क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट के मिलने से ही कंपाउंड बनता है ना, और डिफिनिट रेशियो में। तो डिफिनिट रेशियो में क्या होगा? H2O फिक्स होगा, और यहाँ पर N और यहाँ पे N, मीन्स N इज इक्वल टू, यदि आप 6 करो तो C6H, समझ में आ रहा है? H2 इंटू 6 और फिर O6, यानी कि मिला C6H12O6। ग्लूकोज जो है वो एक तरीके का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ये बात, ये टर्म क्लियर हो गया। अब क्या कार्बोहाइड्रेट है, यानी प्लांट जो है सिर्फ क्या कार्बोहाइड्रेट ही बनाता है? नहीं, प्लांट प्रोटीन भी बनाता है और प्लांट फैट भी बनाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ही बाद में फैट में बदल जाता है और प्रोटीन में बदल जाता है। बट प्रोटीन में बदलने के लिए उसको चाहिए नाइट्रोजन, यानी कि पहले से क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, उसके साथ में नाइट्रोजन जब मिल जाएगा तब जाके बनेगा क्या चीज? प्रोटीन। तो हम लोग समझते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट ये तीनों लार्जर मॉलिक्यूल्स है। विटामिन, मिनरल्स, वाटर ये सब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है, जिसको माइक्रो और मैक्रो टर्म से इंडिकेट करते हैं। तो समझते हैं, यहाँ पे अपने को समझ में आ गया स्टार्च के बारे में? इसमें कोई डाउट? तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे समझ पाए स्टार्च के बारे में। इसके अलावा देखो स्टोमेटा ना एक और काम करता है। CO2 को स्टोमेटा तो एब्जॉर्ब करता ही है, CO2 को एब्जॉर्ब करता ही है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वाटर, मान लो कोई रूट है तो रूट बहुत सारा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, हमेशा हमेशा एब्जॉर्ब करते रहता है। लेकिन एक्चुअली लीव्स को इतना वाटर का जरूरत भी नहीं है। तो ये क्या करता है? एक्सेस जो वाटर है उसको रिलीज कर देता है स्टोमेटा के थ्रू, वेपर के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लीव्स क्या करता है? वाटर को वाटर वेपर में बदल करके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। और यही ट्रांसपीरेशन कनेक्ट करता है कि प्लांटेशन बहुत जरूरी है क्लाइमेट के लिए। क्यों?
क्योंकि ये ग्राउंड वाटर को कन्वर्ट कर देगा किस में, वाटर वेपर में, और ये वाटर वेपर क्लाउड बनाने का काम करेगा और इससे बारिश होगा। अदरवाइज प्लांट डायरेक्टली कुछ बारिश नहीं करवा रहा है, कर क्या रहा है, ग्राउंड वाटर को कन्वर्ट कर दे रहा है वाटर वेपर में, और गर्म करने की जरूरत भी नहीं है, समझ रहा है। और एक्सेस वाटर को वेपर में बदल करके ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वेपर में बदल देता है। तो यहाँ पे एक दूसरा टर्म आया ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, स्टोमेटा से रिलेटेड है। ओके, स्टोमेटा आपने लिख रखा है, स्टोमेटा के सामने लिख सकते हो ट्रांसपिरेशन। क्लियर हो गया बात। तो ये पूरा एक प्रोसेस था किसका, फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है किसका, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। बातें समझ में आ गई कि यहाँ पे CO2 और H2O क्या होता है, कंबाइंड हो जाता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज ही बाद में किसमें बदल जाता है, स्टार्च में। और स्टार्च को यदि हटाना हो प्लांट से तो हम क्या बोलेंगे, डी स्टार्चिंग। डी स्टार्चिंग के प्रोसेस करना क्यों जरूरी है, जिससे फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट हो सके। बातें क्लियर है। ट्रांसपिरेशन समझ में आ गया। प्लांट ग्रीन क्यों होता है, क्लोरोफिल के वजह से। क्लोरोफिल रहता कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जैसा 2-3 और कंटेनर है, कौन कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के वजह से जो कह सकते हो फ्लावर जो अट्रैक्टिव कलर का है, किसके वजह से, क्रोमोप्लास्ट के वजह से। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट। तो ये सब टर्म आपने फोटोसिंथेसिस के साथ में पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा हम लोग समझने वाले हैं हेट्रोट्रॉपिक, क्योंकि आपने न्यूट्रिशन को देखा था 2 टाइप का था, एक था ओटो और दूसरा था हेट्रो। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो प्लांट जनरली ग्रीन ही होता है, लेकिन कुछ प्लांट है जो ग्रीन नहीं होता है। अब वो प्लांट जिसके पास क्लोरोफिल है ही नहीं, वो फोटोसिंथेसिस करेगा कैसे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करेगा, तो वो अपना न्यूट्रिशन करेगा हेट्रोट्रॉपिक। बात समझ में आ रहा है। मीन्स अभी जस्ट बताए कि सारे प्लांट अपना फूड खुद से बनाता है, ऑटोट्रॉपिक करता है, लेकिन अभी जस्ट बता रहे कि कुछ प्लांट उसमें से ऐसा है जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं कर पाता है। वो कैसे न्यूट्रिशन करता है, तो वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। बातें क्लियर है। ओके, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अलग अलग टाइप का होता है। दूसरे से फूड तो लेता ही है, दूसरे से न्यूट्रिएंट तो लेता ही है, लेकिन अलग अलग टाइप का, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है, इसलिए उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला जो टाइप है उसको कह सकते हो आप सैप्रोफिटिक। सैप्रोट्रॉपिक भी कह सकते हो, फाइटिक मत बोलो, सैप्रोट्रॉपिक। समझते हैं सैप्रोट्रॉपिक क्या होता है। फर्स्ट नंबर सैप्रोट्रॉपिक, दूसरा पारासिटिक, थर्ड वन सिम्बायोटिक, और फोर्थ जो होगा वो क्या होगा, इंसेक्टिवोरस। तो सबसे पहला पे समझते हैं कि ये जो सैप्रोफिटिक है इसका क्या मतलब। सैप्रोट्रॉपिक, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन पता है, सैप्रो मीन्स डेड डिकेड मटेरियल। जब कोई अपना न्यूट्रिशन डेड डिकेड मटेरियल से ले, जो चीजें सड़ रहा हो उससे ले, तब उसको क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉपिक। भाई कौन कौन है जो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, ये हमने क्या बोला, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप बोला। अभी प्लांट कौन कौन सा है और किस किस न्यूट्रिशन में करता है वो बात को हम लोग समझेंगे। तो अभी ओवरऑल न्यूट्रिशन चल रहा है, तो इसके अंदर देखोगे 2 ऑर्गेनिज्म का बात बहुत फेमस होगा, एक फंजाई और दूसरा क्या होता है, ईस्ट। फंजाई में भी ईस्ट भी एक तरीके का कह सकते हो फंजाई ही है। ओके, तो और ईस्ट के अलावा एक और चीज देख सकते हो, मशरूम।
ये कुछ एग्जाम्पल है, फंजाई बहुत सारा होता है, उसमें से कुछ एग्जाम्पल, एक ईस्ट है, दूसरा मशरूम, जो आपके बुक में एग्जाम्पल्स दिया है उसको हम लोग डिटेल करेंगे। सेप्रोट्रॉपिक का क्या मतलब, मीन्स सड़े गले चीज से जो फूड ले, डेड डिकेड मटेरियल से फूड ले, उसको क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉपिक। ये बात तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। ईस्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आ रहा है ईस्ट के बारे में कुछ? यस, सही सोच रहे हो। अल्कोहल बनाने में ईस्ट का यूज किए थे कौन? लुइस पास्चर। ईस्ट है क्या? तो एक तरीका का यूनिसेलुलर लिविंग है, यूनिसेलुलर लिविंग है। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल से बना हुआ एक तरीके का फंजाई है, जो कन्वर्ट कर देता है किसको? ग्लूकोज को, C6H12O6 जो अभी ग्लूकोज बना था उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? C2H5OH में, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और यही अल्कोहल हम लोग कंज्यूम करते हैं, नहीं हम लोग तो नहीं करते, मीन्स कुछ गंदे लोग या कह सकते हो अननेसेसरी अल्कोहल का कंजप्शन करता है, जो बिहार गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिया। तो ये अल्कोहल बनता किस लिए, कहाँ पे है? ईस्ट सेल के अंदर बनता है। ये बात समझ में आ रहा है? ईस्ट याद रहेगा, ईस्ट एक तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये न्यूट्रिशन कैसे करता है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। जो भी डेड डिकेड मटेरियल से न्यूट्रिशन लेगा उन सब को क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रॉपिक। बस समझ में आ रहा है? ओके, अब चलते हैं इसके अंदर कौन लिया न्यूट्रिशन? तो फंजाई लिया। फंजाई बेसिकली देखे तो है क्या? प्लांट जैसा ही दिखने वाला व्हाइट, जैसे आप लोग गांव में एक टर्म आता है गोबर छत्ता, देखे हो? ये इस तरीके का, रेड से बनाना भी गलत हो जाएगा, व्हाइट कलर से। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जो गोबर के ऊपर ग्रो कर रहा होगा, तो इसको, ये भी एक तरीके का फंजाई है। हालांकि मशरूम भी उसी तरीके का दिखता है, लेकिन मशरूम कह सकते हो एक तरीके का फूड है जिसके पास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। ईस्ट का भी यूज करते हैं किस लिए? ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने के लिए। तो ये सब यूजफुल फंजाई है, बट बहुत सारा फंजाई है जो हार्मफुल है। जैसे बॉडी में कभी इचिंग हो जाता है ना, तो एक्चुअली किसके वजह से हो रहा है? फंजाई के वजह से। बस में समझ में आ रहा है? बहुत सारा डिजीजेज है जो फंगल डिजीजेज है, और ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। अब हम आते हैं पैरासिटिक के पास। पैरासिटिक क्या करता है कि ये एक्चुअली पैरासिटिक दूसरे के बॉडी में जो भी फूड है उस बॉडी से डायरेक्ट फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, या यूं कहें कि दूसरे के बॉडी में से फूड को एब्जॉर्ब करता है। ये तो बेचारा जो डेड डिकेड मटेरियल था उससे न्यूट्रिशन ले रहा था, ये दूसरे के बॉडी से ले रहा होगा। और ये बॉडी के अंदर भी रह सकता है या बॉडी के बाहर ही रहता हो, लेकिन बॉडी से न्यूट्रिशन लेता हो। तो क्या प्लांट भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन करता है? एनिमल तो करेगा ही। जैसे एनिमल के अंदर देखोगे तो मॉस्किटो, उसके बाद बेड बग, मॉस्किटो मच्छर क्या करता है? आपके खून से समझ में आ रहा है? तो मॉस्किटो, उसके बाद कह सकते हो लाइस होता है, उसके बाद लीच होता है जो पेट के अंदर रहता है, उसके बाद बेड बग होता है। तो ये सब पैरासिटिक है, जो आपके बॉडी से फूड ले उसको क्या बोलेंगे? पैरासिटिक। और जो बॉडी से लेगा उस बॉडी को क्या बोलेंगे? होस्ट। समझ में आ रहा है? जैसे होस्टिंग करते हैं ना, तो होस्ट का एक ऑपोजिट वर्ड या यूं कहें कि होस्ट, और दूसरा होता है गेस्ट। जब कोई मैरिज फंक्शन में आपके पास आए तो आप क्या हो गए? होस्ट, और वो क्या हो गया? गेस्ट। यानी कि आपके पास आ करके खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है कि एक होस्ट होता है और दूसरा पैरासाइट। बायोलॉजी में होस्ट और पैरासाइट, यानी कि पैरासाइट जिसके बॉडी के अंदर रहेगा, जिससे फूड लेगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे होस्ट। और जो लेगा, जो ऑर्गेनिज्म लेगा, उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट। तो प्लांट में एक ऐसा एग्जाम्पल है जो पैरासिटिक प्लांट होता है। कौन सा है वो एग्जाम्पल? जरा समझने का कोशिश करो। वो है कौन? तो कह सकते हो अमरबेल, राइट, जिसको कसकुता भी बोला जाता है। तो अमरबेल कैसे न्यूट्रिशन लेता है? तो दूसरे प्लांट के बॉडी के ऊपर इस तरीके से घूम करके, और इसके अंदर जो फूड को ले जाने का काम करता है। जो भी फूड बना है वो फूड जाएगा किससे? एक टिश्यू से, फ्लोएम से, और इसमें से इसके दूसरे प्लांट के बॉडी से क्या करता है? ये अमरबेल जो है, कसकुता जो है,
वो न्यूट्रिएंट दूसरे प्लांट के बॉडी से ले रहा होगा। तो इस तरह का न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर है, अमरबेल याद रहेगा। इसके अंदर एक और टर्म आता है अमरबेल के अंदर, देखोगे हॉस्ट्रिया। हॉस्ट्रिया क्या होता है कि एक तरीके का स्टेम जो होता है वो क्या होता है, इस तरीके का एक राउंड स्ट्रक्चर बना लेता है जिससे होकर के फूड पूरे बॉडी में सप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रिया। बात समझ में आ रहा है। तो हॉस्ट्रिया किसका स्ट्रक्चर है, तो अमरबेल के अंदर बनने वाला एक स्पेशल कह सकते हो स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं हॉस्ट्रिया। अब एक बात समझ में आ गया कि दूसरे के बॉडी से फूड लेगा तब पैरासिटिक, सड़े गले या कह सकते हो डेड डिकेड मटेरियल से लेगा तो सैप्रोफिटिक। और सिम्बायोटिक का क्या मतलब, देखो सिम्बायोटिक में क्या हुआ कि दो लिविंग है, मान लो इधर दो अलग अलग लिविंग है, दोनों अकेले अकेले खाना नहीं बना पा रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे एक एल्गी हो गया और दूसरा हो गया फंजाई। अब देखो फंजाई के पास क्या है ना कि फंजाई के पास एक्चुअली देखोगे तो ग्रीन कलर का नहीं होता है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, और एल्गी के पास रूट नहीं है। अब इन दोनों को दो चीज का जरूरत है। एल्गी को जरूरत है किस चीज का, रूट का। क्यों, क्योंकि इसके पास बाकी चीजें हैं लेकिन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है रूट के बिना, तो फोटोसिंथेसिस होगा कैसे, CO2 को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेगा। एल्गी ग्रीन कलर का होता है। एल्गी होता क्या है, बात समझ में आ रहा है। एल्गी को सिंपली अभी समझना चाहो तो कजली देखे हो हैंड पंप पे, वो भी एक तरीके का एल्गी है। ओके, तो समझो कि ये एल्गी जो होता है वो रूट नहीं होता है, इसके पास रूट नहीं है और इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। इसके पास रूट है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन क्लोरोफिल नहीं है। तो अब क्या हुआ कि ये बोला आ जाओ बहन, हम दोनों साथ मिलके खाना बनाते हैं। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास रूट नहीं है और हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। तो ये दोनों आपस में मिल करके एक साथ ये इसको रूट के थ्रू वाटर दे दिया और ये क्लोरोफिल, दोनों साथ मिलके खाना बनाया। तो जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलके न्यूट्रिशन करता हो तब उसको क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। बात समझ में आ रहा है। और ये दोनों खाना बना लिया और एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आता है इंसेक्टिवोरस। अब ऐसा नहीं सिम्बायोटिक, अब देखो ये एल्गी और फंजाई ये दोनों का परफेक्ट हमेशा एक साथ रहता है ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब भी कॉम्बिनेशन होगा एल्गी और फंजाई और खाना बनाने के लिए तब उसको एक नया टर्म दे देंगे। और वो टर्म ध्यान रखना बहुत जरूरी है समझना, वो टर्म जिसमें एल्गी और फंजाई कंबाइंडली फूड बनाता हो उसको क्या बोलेंगे, इसको नया नाम ही दे दिया गया। एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ हो जाता है और उसको कंबाइन करके नया नाम दे दिया गया, उसको क्या बोलते हैं, लाइकेन। क्या बोलते हैं, लाइकेन। लाइकेन, लाइकेन वर्ड याद रहेगा, लाइकेन। बात समझ में आ रहा है। तो लाइकेन का क्या मतलब, लाइकेन है एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन जो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन करेगा। एक के पास क्लोरोफिल नहीं था और एक के पास रूट नहीं था, तो दोनों कंबाइंड हो गया और फोटोसिंथेसिस किया, तो यहाँ पे लाइकेन। ऐसा नहीं सिम्बायोटिक सिर्फ एक लाइकेन ही करता है, उसके अलावा भी आपको मिल जाएगा। एक एग्जांपल सिम्बायोटिक का वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा, ये माइकोराइजा क्या होता है, तो माइकोराइजा भी क्या होता है, उसमें भी फंजाई रहता है, क्योंकि फंजाई के पास आपको पता है ना क्लोरोफिल नहीं है। और ये रूट हायर प्लांट के रूट के अंदर रहता है और ये क्या करता है, दूसरा काम है, यहाँ फूड बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, राइट। तो कोई ना कोई हेल्प कर देगा, उसके बदले इससे ये फूड ले लेगा, रूट से फूड ले लिया। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ये बात हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन अभी यहाँ पे समझना है माइकोराइजा, लाइकेन, ये दोनों एग्जाम्पल है किसका, सिम्बायोटिक का। इसके अलावा तुम देखोगे
तो एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिम्बायोटिक को समझने के लिए, वो है कुछ बैक्टीरिया होता है। अब बैक्टीरिया क्या है? तो बैक्टीरिया भी एक तरीके का यूनी सेलुलर लिविंग है, एक सेल रखने वाला लिविंग है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या होता है? रूट में, किसके रूट में? तो लिग्यूमिनस प्लांट के, लिग्यूमिनस प्लांट के रूट के अंदर रहता है। अब ये लिग्यूमिनस प्लांट क्या है इसको समझते हैं। जो भी प्लांट दाल के कैटेगरीज में आता है, पल्सेस के कैटेगरीज में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिग्यूमिनस प्लांट। तो ये जो दाल वाला कैटेगरीज है, ये क्या करता है? लिग्यूमिनस प्लांट एक्चुअली, समझ में आ रहा है? लिग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल, नोड्यूल किसको बोलते हैं? तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया रहता है और ये क्या करता है? N2 फिक्सेशन का काम करता है। अब थोड़ा सा समझ ही लेते हैं N2 फिक्सेशन क्या होता है। देखो, एटमॉस्फेयर N2, नाइट्रोजन का जरूरत क्यों है? नाइट्रोजन का जरूरत है प्रोटीन बनाने के लिए। प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए किस लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। और प्रोटीन का बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोटीन हेल्प इन सेल डिवीजन। हमारे भी बॉडी में जब कभी सेल डैमेज हो जाता है तो कौन हेल्प करता है? सेल डिवीजन, नया सेल बनता है कैसे? सेल डिवीजन के थ्रू। और ये जो प्रोटीन सेल को डिवाइड करने में हेल्प कौन करेगा? प्रोटीन। और प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, नाइट्रोजन प्लांट जो है ना, वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता है। यानी कि एटमॉस्फेयर में देखो तो 78.8% नाइट्रोजन है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो उसको जरूरत पड़ता है कि प्लांट गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है तो वो दूसरे फॉर्म में बदल दे, ताकि प्लांट एब्जॉर्ब कर सके नाइट्रोजन, जिससे कि प्रोटीन बन सके, जिससे कि प्लांट का ग्रोथ हो सके। बात समझ में आ रहा है? जब ये नाइट्रोजन का जरूरत, जैसे तुम लोग देखा होगा यूरिया, पोटास, डीएपी, ये सब है क्या? तो ये सब एक्चुअली फर्टिलाइजर्स है। ये सब क्या है? फर्टिलाइजर्स है। अब ये फर्टिलाइजर्स का काम क्या है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करना, जिससे प्लांट ग्रोथ कर सके। तो हमको नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का काम कौन करता है? तो ये लिग्यूमिनस प्लांट। और लिग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में कौन रहता है? तो बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर देता है और उसके बदले वहां से वो फूड ले लेता है। तो आई होप कि आपने सिम्बायोटिक का मतलब समझा होगा। आप लोग सब सिम्बायोटिक हो। कैसे? तो घर हो भी सकते हो, नहीं तो पैरासिटिक हो सकते हो। इस बात को जरा प्रैक्टिकली समझो। यदि पापा का कोई बिजनेस है, या कह सकते हो पापा का कुछ काम है, वो थोड़ा बहुत तुम क्या करते हो, दुकान पे खाना पहुंचा दिए, या पापा का जो भी काम है वो थोड़ा बहुत आप हेल्प कर दिए, तो फिर क्या हो गया कि आपको टॉफी मिला। तो वहां पे आपने पापा को हेल्प किया और उधर से आपको क्या मिल गया? टॉफी मिल गया। तो ये दोनों रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? सिम्बायोटिक। बात समझ में आ रहा है? और मम्मी को बोले जा रहे हैं, मम्मी बहुत अच्छा अच्छा लंच बना के दे रही है, लेकिन हम जिस काम को करने जा रहे हैं वो काम हो ही नहीं रहा है या किए ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो हो जाएगा पैरासिटिक। जब एक तरफ एक बेनिफिटेड होगा तब क्या होगा? पैरासिटिक। और जब दोनों बेनिफिटेड होगा तब क्या होगा? सिम्बायोटिक। इसमें देख रहे हो, होस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है और खुद न्यूट्रिशन कर रहा है। सिम्बायोटिक के अंदर क्या हो रहा है कि एक को, दोनों को फायदा हो रहा है। एल्गी को भी हो रहा है, फंजाई को भी, बैक्टीरिया या उस प्लांट को भी, या फिर फंजाई और रूट को भी। तो ये बात क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, राइट? सिम्बायोटिक का क्या मतलब? जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ होकर के फूड बनाता हो, न्यूट्रिशन करता हो, तब उसको क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो सिम्बायोटिक से रिलेटेड जो टर्म्स है उसको हम लोग को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला टर्म आना चाहिए यहाँ पे सेप्रोट्रॉपिक। दूसरा टर्म यहाँ पे आने वाला है क्या चीज? कह सकते हो सेप्रोट्रॉपिक के अंदर ही ईस्ट, और दूसरा फंजाई। उसके बाद तुम देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन।
पैरासिटिक के बाद जो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अपने को नोट डाउन करके रखना होगा। ओके, पैरासिटिक के बाद जो बात आपको समझना है वो क्या है? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक के बाद जो बात आपको समझना है वो क्या है? सिम्बायोटिक के अंदर काफी टर्म है। सबसे पहले 3 टर्म समझ लो। लाइकेन, दूसरा माइकोराइजा, माइकोराइजा, और तीसरा टर्म जो हो जाएगा वो है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया? तो राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब लाइकेन बना हुआ है किससे? एल्गी और फंजाई से। माइकोराइजा बना हुआ है किससे? फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट से, रूट ऑफ हायर प्लांट से। और राइजोबियम किससे बना है? तो बैक्टीरिया और कह सकते हो बैक्टीरिया और लिग्यूमिनस प्लांट, रूट नोड्यूल ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट, ये वर्ड हो गया। तो सिम्बायोटिक के अंदर काफी टर्म्स आपको सीखने मिला। अब एक टर्म आता है उसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। देखो इंसेक्टिवोरस को थोड़ा समझ लो। इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है वो प्लांट, आप लोग पढ़ चुके हो 4-5 के अंदर, पता है, जो न्यूट्रिशन करे कैसे? इंसेक्ट को खा के। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है कि आप सोचोगे सिर्फ इंसेक्ट को खा करके, नहीं, उसका प्लांट भी, उसके पास भी लीव्स होता है और वो भी ग्रीन प्लांट ही होता है। लेकिन एक्चुअली वो जहां ग्रो कर रहा है ना वहां पे नाइट्रोजन बहुत कम है, और नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए वो क्या कर रहा है? नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या कर रहा होगा? न्यूट्रिशन कर रहा होगा, मतलब इंसेक्ट को खा रहा होगा। जैसे कभी कभी खाना जो है ना आपको अच्छा नहीं लगता होगा तो आप क्या करते होंगे? अचार लेते होंगे। तो इस तरीके से इसके लिए इंसेक्ट जो है एक तरीके का चटनी है जो नाइट्रोजन फुलफिल कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक टर्म आ गया इंसेक्टिवोरस। क्लियर हो गया? इतना टर्म आपको आज की क्लास में समझना था। अब हम पूरा चैप्टर को एक तरीके से समराइज करते हैं अलग अलग वे में, इंग्लिश और हिंदी में, फिर हम लोग समझ पाएंगे। तो सबसे पहले पूरा स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। प्लांट जो था न्यूट्रिशन करने का कोशिश, मतलब प्लांट में न्यूट्रिशन को हम लोग पढ़ रहे थे। इस स्टोरी में क्या हुआ कि न्यूट्रिशन का मतलब ये इनटेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, और फिर ये ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक हो गया, राइट। ऑटोट्रॉपिक के अंदर फोटोसिंथेसिस आपने पूरा पढ़ा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। हेट्रोट्रॉपिक के अंदर आपने पढ़ा पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, उसके बाद बोले तो सैप्रोफिटिक, और फिर लास्ट क्या हो जाएगा? इंसेक्टिवोरस। क्लियर है? ये मेन इंपॉर्टेंट स्टोरी था। अब चलते हैं टर्मिनोलॉजी पर। ओके, टर्मिनोलॉजी पे चले तो न्यूट्रिशन क्या होता है? तो प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का देखें तो वो क्या होता है? तो हेट्रोट्रॉपिक का क्या मतलब? जब दूसरे से फूड ले तब क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉपिक। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? प्लांट अपना फूड किसके थ्रू बनाता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब एक टर्म आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? तो स्टोमेटा है लीव्स के अंदर जो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, एक तरीके का स्ट्रक्चर। उसके बाद कह सकते हो वो ट्रांसपिरेशन का काम करता है। जाइलम क्या है भाई? तो जाइलम टिश्यू है जो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक तरीके का पिगमेंट है, राइट। पिगमेंट मीन्स कलर, जो जिसके वजह से प्लांट ग्रीन होता है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब क्या है? तो क्लोरोफिल रहता है क्लोरोप्लास्ट के पास। ओके, क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो सेल ऑर्गेनेल्स है। और क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, समझ में आ रहा है? क्रोमोप्लास्ट के वजह से अलग अलग कलर होता है प्लांट के अंदर। ल्यूकोप्लास्ट के वजह से रूट का कलर व्हाइट होता है। ये सब बात समझ में आ गया। स्टार्च, डी स्टार्चिंग, सैप्रोट्रॉपिक। स्टार्च क्या है? स्टोरेज फूड ऑफ प्लांट। उसके बाद
क्या आता है? सेप्रोट्रॉपिक, ईस्ट पैरासिटिक, उसके बाद आता है सिम्बायोटिक। अब ये सब बात तो समझ में आ रहा है ना? सेप्रोट्रॉपिक का क्या मतलब कि जब खाना डेड डिकेड मटेरियल से बने तब क्या होगा? सेप्रोट्रॉपिक। पैरासिटिक का क्या मतलब? तो पैरासिटिक जब किसी के बॉडी से फूड ले ले तब क्या होगा? पैरासिटिक। सिम्बायोटिक जब दोनों खाना मिल के बनाए खाना तब क्या होगा? सिम्बायोटिक। इसमें आता है लाइकेन, माइकोराइजा और राइजोबियम, और इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट के थ्रू खाना बनाए। तो इसको समराइज करते हैं एक तरीके से अपने जो एक्चुअल नीड है लैंग्वेज का, उस लैंग्वेज में। सो स्टूडेंट, basically we are here to learn about the nutrition in plant complete their nutrition by intaking and utilization of food. It means nutrition is the process by which plant intake and utilize their nutrients. Is that clear? So now nutrition are of two types. One of them is autotrophic and another is heterotrophic. Is that clear? Autotrophic nutrition gives the birth of new term, that's a photosynthesis. It means plant can make their food by a process, and that process is called autotrophic, and that process is called photosynthesis. Is that clear? Photosynthesis need four things: carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight, in which carbon dioxide is absorbed by leaves of the plant, and leaves consist of a special structure that is called stomata. Stomata absorbs CO2. Apart from this, they also release some water vapor, excess water in the form of water vapor, that is called transpiration. Is that clear? Now H2O is absorbed by plant through root. Is that clear? Okay. Now chlorophyll help to absorb what? Chlorophyll help to absorb sunlight, and of course glucose is there, and glucose combined together, lots of glucose molecule together form a starch. A starch can be removed by a plant by keeping plant in dark place up to 3 to 4 days. That process is called de-starching. Is that clear? And of course lots of other important terms are there, but we need to focus about the heterotrophic nutrition. Heterotrophic is very much clear, the nutrition in which organism take food from the other living organism. Is that clear? And of course there are the four types of heterotrophic nutrition. One of them is saprotrophic, in which organism or plant take their food from dead and decayed material, right? And of course in parasitic, organism take their nutrition from the body of other living. And what about the symbiotic? Symbiotic is the combination of two living together, two living come together to make their food. That is called symbiotic relationship or symbiotic nutrition, in which examples are there: lichen, mycorrhiza and rhizobium. In lichen, algae and fungi together forms a combination, that is lichen, mycorrhiza, fungi and root of the higher plant. Rhizobium is there in term of bacteria, root nodule of leguminous plant. I hope you must comfort with the term symbiotic. And now insectivorous, some plant grow in nitrogen deficient area